कहते हैं कुछ लोगों की भूख कभी ख़त्म ही नहीं होती, मरने के बाद भी नहीं। आज की कहानी है महाराष्ट्र के मावल इलाके में हुई एक ट्रू इंसिडेंट पर बेस्ड, जिसे सुनने के बाद शायद आप किसी सुनसान रास्ते में गुजरने के पहले 100 बार सोचें। आज की कहानी में एक ऐसे औरत के बारे में जिक्र किया गया जो लोगों से कोई मदद नहीं मांगती, वो सिर्फ लोगों को देखकर एक ही बात बोलती है, मला भूक लागली आहे, मला खायला द्या। इसका मतलब है मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। और जो लोग उसकी बात को नज़रअंदाज कर देते थे, उनके साथ कुछ इतना बुरा होता था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। कुछ कहानियाँ किताबों में नहीं मिलती हैं, वो सिर्फ लोकल्स की यादों में जिंदा रहती हैं। एंड टुनाइट्स फाइल इज नॉट जस्ट अ हॉरर स्टोरी, दिस इज द इंडियन पैरानॉर्मल फाइल्स। ये कहानी है चंद्रकांत और उनकी वाइफ उषा ताई की और उनकी 22 साल की बेटी संगीता की। ये इंसिडेंट हुआ है 1991 में मावल तालुका के एक छोटे से गांव में जो पड़ता है महाराष्ट्र में। संगीता की सगाई फिक्स हो चुकी थी, घर पे काफ़ी खुशियों का माहौल था और कुछ ही दिनों में कुछ प्रोग्राम्स भी होने वाले थे उनके घर। एक दिन चंद्रकांत और उषा ताई सुबह सुबह बाज़ार जाने के लिए निकल पड़ते हैं अपने बैलगाड़ी के साथ। और जैसे वो गांव एरिया है तो मार्केट काफ़ी दूर पड़ता है, कुछ 25 किलोमीटर दूर। वो निकल पड़ते हैं मार्केट की तरफ कुछ सामान लाने के लिए। वो अपना कटोरा और अपना बैलगाड़ी लेकर निकल जाते हैं। तो उन्होंने सारे सामान खरीदारी कर चुके थे और शाम के टाइम वो अपने उस जंगल वाले रास्ते से फिर से आते हैं और उनकी सारी खरीदारी हो चुकी थी और देखते देखते अंधेरा हो गया था। उधर के लोग रात के टाइम इतना डरते नहीं थे, वो बिंदास निकल पड़ते थे। रात के टाइम जब वो उस रास्ते से आ रहे थे, वो रास्ता काफ़ी डरावना था। उस रास्ते के दोनों तरफ काफ़ी घने पेड़ पौधे और कुछ शमशान भी था। वो धीरे धीरे अपने अपने धुन में बैलगाड़ी चलाकर आ रहे थे। काफ़ी शांत माहौल था, हवा चल रहा था। उतने में कुछ ऐसा होता है जिसका उन दोनों को कुछ अंदाज तक नहीं था। बैलगाड़ी के दोनों बैल जगह पे रुक गए, अचानक रुक गए। चंद्रकांत भी शॉक हो गया, ये अचानक से रुक क्यों गए, शायद उसने कुछ देख लिया तो नहीं। चंद्रकांत तुरंत आवाज़ लगाता है बैलों को और अपनी लाठी से मारता भी है, पर बैल जैसे एक ही जगह पे डट के खड़े हो गए, वो जगह से हिल ही नहीं रहे थे। ये क्या हो गया देखकर चंद्रकांत तुरंत अपना लालटेन लेकर अपने बैलगाड़ी से नीचे उतरता है और आगे आके चेक करता है कि क्या है। तो जब चंद्रकांत ने जो देखा, ही वॉज शॉक। चंद्रकांत ने अपने बैलों की तरफ देखा, बैल सीधा नहीं देख रहे थे, बैल रास्ते के राइट साइड के कॉर्नर पे देख रहे थे, जो कि बहुत अंधेरा था। जब चंद्रकांत उस तरफ देखता तो वो वहाँ कुछ नहीं था और शायद से चंद्रकांत को थोड़ा सा भास आ गया, शायद से कुछ गड़बड़ है। उतने में एक आवाज़ आती है, पायल की आवाज़, बड़ी धीमी पर बिल्कुल साफ। चंद्रकांत पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे काफ़ी अंधेरा था, वहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा था खास। जब पीछे चंद्रकांत अपनी लालटेन लेकर जब जाता है, तब जो उसने देखा, उसके रोंगटे खड़े हुए। उसने देखा एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी, जिनका चेहरा पूरा बालों से ढका हुआ था और उनका चेहरा बिल्कुल दिख नहीं रहा था। उषा ताई ने जब उस औरत को देखा, उषा ताई चीखने लगी, चिल्लाने लगी। इसे देखते हुए चंद्रकांत भी डर चुका था। अब ये पैनिक सिचुएशन में तुरंत चंद्रकांत अपनी गाड़ी पर चढ़ता है और वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, पर बैल जगह से हिलते ही नहीं। और जब चंद्रकांत पीछे मुड़कर देखता है तो धीरे धीरे वो सफ़ेद साड़ी में जो औरत है उनकी तरफ आगे बढ़ रही थी। अब डर और बढ़ गया था। चंद्रकांत पूरी तरह से कोशिश कर रहा था कि तुरंत निकले यहाँ से, पर कुछ भी नहीं हुआ और वहाँ पर एक अजीब सी बदबू आने लगी, जैसे कोई चीज़ मर गया हो।
वहाँ का वातावरण भी काफ़ी ठंडा होने लगा और चंद्रकांत और उनकी वाइफ काफ़ी पैनिक में थे और उषा ताई कंटिन्यूसली चिल्ला रहे थे। उस सिचुएशन में जब चंद्रकांत पीछे देखता है तो वो औरत गाड़ी के ठीक पीछे आकर खड़ी हो जाती है और वो एक अजीब सा आवाज निकालती है, मला भूक लागलीये, मला खायला द्या। और देखते ही देखते उन्होंने जो सामान लाया था उसमें से एक कटोरा धीरे धीरे उस औरत की तरफ खींची चली जा रही थी, जैसे कि कोई उसे खींच रहा हो। और चंद्रकांत ने बोला सामान तो लगने वाला है, सो चंद्रकांत तुरंत जाता है उस सामान को अपने पास ले लेता है। उस समय वो औरत गुस्से में आ जाती है और वो कहती है, मला भूक लागलीये, मला खायला द्या। इसका मतलब मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। और उतने में वो बैलगाड़ी पीछे की तरफ धीरे धीरे दबने लगता है और बैलगाड़ी का जो आगे वाला पार्ट है वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगता है। जैसे वो ऊपर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, बैलगाड़ी में जो रस्सी बैलों को लगी हुई है उनको फंसने लगती है। सो इस सिचुएशन में चंद्रकांत काफ़ी डर चुका था। उसको लगा शायद अगर हम इस सिचुएशन से बाहर नहीं गए तो शायद से हम जिंदा वापस नहीं लौटेंगे। सो चंद्रकांत तुरंत उस सामान को उस औरत की तरफ फेंक देता है। सो जैसे ही चंद्रकांत ने उस औरत के पास वो सामान फेंक दिया उतने में वो बैलगाड़ी नॉर्मल हो गया और तुरंत चंद्रकांत ने उस बैलगाड़ी को चलाना शुरू किया और पूरी रफ्तार से वो वहाँ से निकल चुके। चंद्रकांत और उषा ताई बहुत डरे हुए और बैलगाड़ी धीरे 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 आगे बढ़ने लगा और कुछ किलोमीटर बाद उन्हें वो आवाज़ फिर से सुनाई दी, मला भूक लागलीये, मला खायला द्या। जब चंद्रकांत अपने लेफ्ट साइड में देखता है तो उसकी बोलती बंद हो चुकी है। लेफ्ट साइड में वो औरत उन्हीं के साथ चल रही होती है, सेम स्पीड पर उनके ही बाजू से चल रही होती है और वो बार बार एक ही बात दोहराती रहती है, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। पर इस बार चंद्रकांत रुका नहीं, वो कंटिन्यू चलता रहा और थोड़े आगे जाने के बाद एक देवी का मंदिर आता है। जैसे वो देवी का मंदिर क्रॉस करता है वो आवाज़ धीरे धीरे ख़त्म हो चुकी होती है और हिम्मत करके चंद्रकांत पीछे मुड़कर देखता है तो उस मंदिर से कुछ 10 कदम दूर वो औरत खड़ी होती है और वहाँ से इन दोनों को चुपचाप घूरती रहती है। फाइनली चंद्रकांत और उषा ताई अपने घर लौट जाते हैं, पर इस बार वो नॉर्मल नहीं थे, वो काफ़ी डरे हुए थे। उन्होंने अपने सामान रख दिए और चुपचाप सो गए। अगले दिन चंद्रकांत अपने गांव में कुछ बड़े बुजुर्गों को ये इंसिडेंट के बारे में बताता है, कल रात को ऐसे ऐसे हुआ। तो उनमें से एक बुजुर्ग कहता है कि कुछ महीनों पहले एक हस्बैंड एंड वाइफ उसी रास्ते से जा रहे थे और कुछ एक्सीडेंट की वजह से उनमें से उनकी पत्नी की मौत हो जाती है और कई लोगों से उसने सेम एक ही बात कही है उसकी उसको भूख लगा है, उसे कुछ खाना दो। तो ये बात सुनने के बाद चंद्रकांत काफ़ी डरा हुआ था, पर ठीक है जो हुआ सो हुआ, अभी अपने काम पर लगता है। सो वो अपने घर पर वापस चला जाता है। उसने जो सामान कल लाया था वो चेक करने के लिए चला जाता है, वो सामान सब चेक करता है, सब ठीक है। उतने में जब लास्ट वाला जो कटोरा रहता है वो देखने के बाद वो काफ़ी शॉक हो जाता है। जब वो उस कटोरे को खाली करता है तो उसके अंदर सामान था सब काला पड़ चुका था और ये शौक था कि शायद से मैंने यही कटोरा उस औरत के पास फेंका था, ये वापस कैसे उसके पास आ गया। तो उसको कुछ समझ नहीं रहा था ये हुआ कैसे। तो तुरंत चंद्रकांत अपना वो कटोरा लेता है और घर के पीछे वाले साइड में फेंक देता है। अब रात हो चुकी थी, सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। रात के करीब 1:30 बजे के आसपास एक आवाज़ आती है। उस टाइम संगीता की आँख खुल जाती है। संगीता ने ये आवाज़ कभी सुना नहीं था, पायल की आवाज़। उसने देखा उसके पैर में भी कोई पायल नहीं लगा था, उसको कैसे आवाज़ आ रहा करके वो शॉक थी और वहाँ पर एक अजीब सा बदबू आने लगा जैसे कोई चीज़ मर गया हो। तब वो डर कर
उसके डैड के पास चली जाती है, चंद्रकांत के पास। जब चंद्रकांत ने भी ये आवाज़ सुना तो चंद्रकांत समझ चुका था ये आवाज़ वही आवाज़ है। वो धीरे धीरे आवाज़ को फॉलो करते करते उषा ताई के कमरे की तरफ चला गया। तब उन दोनों ने जो देखा वो देख के उनकी धड़कनें रुक गई। उषा ताई अपने बेड पर बैठी हुई थी। उनका चेहरा पूरे बालों से ढका हुआ था और उनके पैर झूल रहे थे। ये देखकर चंद्रकांत को कुछ समझा नहीं क्या करूं। चंद्रकांत तुरंत उषा ताई के पास चला गया और पूछने लगा क्या हुआ क्या हुआ। उषा ताई धीरे से चंद्रकांत की तरफ देखती है। उषा ताई की पूरी आंखें लाल हो चुकी हैं और चंद्रकांत को देखकर कहती है मला भूक लागलीये, मला खायला द्या। चंद्रकांत ये देखकर समझ जाता है और बहुत डर जाता है। चंद्रकांत को कुछ समझता नहीं क्या करूँ उसे नॉर्मल करने की कोशिश करता है। तब वो एग्रेसिव होने लगती है। वो कहती है कि मैं इसको लेकर चली जाऊंगी, मैं इसको मार दूंगी। ये सुनने के बाद चंद्रकांत और डर जाता है और वो औरत तुरंत अपने आप का गला घोटने लगती है और जीभ बाहर करने लगती है। ये देखकर संगीता डर जाती है और रोना शुरू कर देती है। चंद्रकांत कुछ समझता नहीं कि मैं अभी इस वक्त क्या करूं। मैं अपनी बेटी को संभालूं या फिर उषा ताई को संभालूं। वो उषा ताई को नॉर्मल करने की कोशिश करता है। उतने में उषा ताई ने चोर का धक्का दिया था जिसकी वजह से चंद्रकांत पीछे आकर गिर जाता है। ये देखकर संगीता और जोर से रोने लगती है। चंद्रकांत तुरंत अपने घर के मंदिर पर जाकर एक पानी लेकर आता है और वो उषा ताई के ऊपर छिड़कने लगता है। जैसे वो छिड़क देता है उषा ताई कुछ समय बाद नॉर्मल हो जाती है। अब चंद्रकांत काफ़ी सीरियस हो गया था। उसने उसकी बेटी संगीता को कहा कि किसी को बताना मत, मैं ये हैंडल कर लूँगा। अगले ही दिन चंद्रकांत निकल जाता है अपने पास के पुजारी को बताने के लिए ये सारे इंसिडेंट जो हुआ। तो जैसे वो निकलता है उनके पास तब उसे याद आती है कि संगीता की तो सगाई फिक्स हो चुकी है और इसके बारे में जब पुजारी को पता चलेगा तो गांव में भी धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो शायद से संगीता की शादी भी कैंसिल हो सकती है। तो इसी डर के वजह से चंद्रकांत फिर घर लौट आया। तो जैसे वो घर लौट आकर देखता है उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो जो किराने का सामान मार्केट से लाया हुआ था वो सब सामान खाली हो चुका था और उषा ताई एक कोने पे चुपचाप बैठी हुई थी। उस सामान जब उसने देखा कि वो सामान पूरा खाली हो चुका था उसको कंफ्यूज था कि वो गया था। उसने सब जगह चेक किया पर बाद में पता चला कि उषा ताई ने सब कुछ खा लिया था और संगीता छुप के सब देख रही थी। ये चीज़ें अभी नॉर्मल नहीं रही। चंद्रकांत को समझ गया कि ये चीज़ का कुछ ना कुछ तो हल करना होगा। सो उस रात को चंद्रकांत सोने के नाटक करता है। वो हॉल पर आकर सो जाता है ताकि संगीता ना डरे। ठीक रात 2 बजे के टाइम जैसे उसने सोचा था वही हुआ। उषा ताई अपने कमरे से बाहर आती है जैसे नींद पे कोई चल रहा हो। वो आकर रसोई में बना जो भी खाना था उसको ऐसे खा रही थी जैसे कई सालों से वो भूखी है और उसने सब ख़त्म करके अपने कमरे में अपने आप चले गई। और यहाँ पर संगीता भी सोने का नाटक कर रही थी। संगीता ने एक चीज़ नोटिस किया। उषा ताई ने आज एक पायल पहना हुआ था जो संगीता का था और पायल पहनना या फिर कोई चेन पहनना ऐसे कुछ उनको आदत नहीं था। तो फर्स्ट टाइम अपनी माँ को पायल पहनते हुए देखकर वो शॉक हो गई। तो अगले ही दिन चंद्रकांत अपनी छोटी बेटी को अपने छोटे भाई के घर पर छोड़कर एक तांत्रिक के पास जाने के लिए निकल जाता है। पर बैड लक उसको वो तांत्रिक उस दिन नहीं मिलता और उसको घर आते आते शाम हो जाती है। और जैसे वो घर के पास पहुंचता है तब उसने जो देखा वो शायद से उसने कभी सोचा भी नहीं था। गांव वाले सब उसके घर के बाहर इकट्ठा हो गए थे। ये देखकर चंद्रकांत बहुत डर गया और तुरंत उसके घर के अंदर चला गया। जब उसने उषा ताई को देखा उषा ताई का हाथ ऑलमोस्ट जल चुका था
उसका चेहरा भी कुछ ख़राब सा लग रहा था। सो चंद्रकांत तुरंत घर के बाहर आता है और गाँव वाले से पूछता है हुआ क्या था एग्जैक्टली। तब पता चलता है कि उनके जो नेबर है, एक्चुअली नेबर और उनका पहले से बिल्कुल बनता नहीं था। उस दिन उनके नेबर घर के बाहर चिकन करी बना रही थी। उषा ताई उस चिकन करी को देखते ही रहती है, गरम उबलता चिकन। पर उषा ताई से रहा नहीं गया, उन्होंने तुरंत अपना हाथ उस कढ़ाई में डालकर गरम गरम चिकन लेकर खाने लगा और वो रुकी ही नहीं। वो कंटिन्यूस अंदर गरम गरम चिकन लेके खाने लगी। उनका हाथ जल रहा था, सब कुछ जल रहा था और पूरी गांव ये देख रही थी। स्टिल वो अपने खाने में पूरी तरह से मग्न थी। वो खाई जा रही थी, कितना ही कोई कुछ बोले वो खाई जा रही थी। एट द एंड उसने पूरा खाना ख़त्म किया और वो अपने कमरे पे चली गई। तो इतना कुछ होने के बाद चंद्रकांत को लगा कि शायद से इसके आगे मुझे छुपाना नहीं चाहिए, तो उसने अपने गाँव वालों को सबको बता दिया कि ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ था। सो गाँव वाले सब चिल्लाने लगे कि तुमने इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया। तो गाँव वाले इकट्ठा होते हैं और उनके पहचान के एक तांत्रिक को बुलाते हैं। वो तांत्रिक तुरंत आ जाता है और उषा ताई को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, काफ़ी मंत्र पढ़ता है और काफ़ी कुछ करने की कोशिश करता है, बट वो कुछ भी चीज़ें काम नहीं आती। उषा ताई बिल्कुल वैसे ही थी और वो एक ही बात बोल रही थी, मैं इसको मार दूंगी, मैं इसको लेकर चली जाऊंगी, मराठी में। तांत्रिक बोला कि शायद से ये यहाँ पर कंट्रोल नहीं होगी, इसे कुल देवी के मंदिर पर लेके जाना पड़ेगा। तो वो अपना कुछ पवित्र धागे से उसको बांध लेता है और पूरे गांव वाले एक साथ उस कुल देवी के मंदिर के पास जाते हैं और वहाँ जाने के बाद भी इसका नाटक कम नहीं हुआ। ये फिर चिल्लाने लगी और पूरे गांव वाले देख रहे थे, बहुत डर गए थे। कुछ लोग तो अपने आप घर पे भी वापस चले जा रहे थे। वो कंट्रोल हो ही नहीं रही थी, उसे कोई कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा था। बट वो तांत्रिक ने एक ऐसा चीज़ किया जिसका किसको आइडिया नहीं था। वो तांत्रिक आता है, उषा ताई के बाल थोड़े से कट कर अपने गांव के गेट के पास जाकर उसे ज़मीन पे रखता है और उसके ऊपर एक कील लगाकर वो जोर जोर से उसे ठोकने लगता है। जैसे जैसे ठोकने लगता है उषा ताई वहाँ पर चीखने लगती, चिल्लाने लगती, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। अभी उषा ताई डरने लगती है और धीरे धीरे वो चीखते चीखते वो नॉर्मल होने लगती है। तांत्रिक फिर आते, मंत्र पढ़ते, उनकी कलाई में कुछ धागा बांधते हैं और उषा ताई को थोड़ी देर बाद उठाते हैं। उषा ताई इस बार बिल्कुल नॉर्मल उठती है। अभी उषा ताई की आँख में कोई भूख नहीं है, कोई डर नहीं है, बस थकान है। चंद्रकांत को कहते हैं कि अभी सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, अभी उन्हें किधर बाहर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। चंद्रकांत और गाँव वाले अपने अपने घर पर लौट जाते हैं और इसी के साथ आज की कहानी यही ख़त्म होती है। अगर आपको ये कहानी थोड़ी भी डरावनी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। और अगर आपके पास भी कोई ऐसे ही रियल स्टोरीज़ है तो आप शेयर कर सकते हो। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल एड्रेस दे दूँगा, साथ ही मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी भी वापस शेयर कर दूँगा। आप मुझे मैसेज के द्वारा या फिर ईमेल के द्वारा मुझे आपके स्टोरीज़ शेयर कर सकते हैं और मैं इस वीडियो के माध्यम से उसे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और प्लीज़ कमेंट्स में बताना कि अगर आप चंद्रकांत की जगह होते उस जंगल पर तो आप क्या करते। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।